हाँ, तो क्लास 11 के बच्चे, आपका ये राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का बुक है। नाम है इसका भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसे हम पहले बुक के नाम से जानते हैं या द्वितीय बुक के नाम से, क्योंकि 11th क्लास में आपके पास दो बुक है। तो ये बुक जो है वो आपका दूसरा बुक है। अगर कहा जाए तो नाम भी बता दिया, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो क्लास 11 के राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा बुक है और अध्याय 7 है, चैप्टर नंबर 7 है। नाम है इसका संघवाद। संघवाद को हम इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म। अब देखते हैं कि हम संघवाद को कैसे समझते हैं। वैसे आप लोग 10th में भी संघवाद के बारे में अच्छी पढ़ाई कर चुके हो कि संघवाद होता क्या है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि संघवाद होता क्या है। सिर्फ भारत के संघवाद के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम दुनिया के और देशों के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से संघवाद चलता है। देखो, संघवाद संघ शब्द से आया है। संघ या संघ का मतलब ही होता है एक संस्था। तो संघ या संस्था अगर आप बनाते हो तो उस संघ या संस्था में, तो संघवाद संघ शब्द या संघ शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है संस्था। तो जब भारत को आज़ादी मिली और हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो जितने भी संविधान बनाने वाले सदस्य थे उनका एक ही क्वेश्चन था कि इतने बड़े देश को हम कैसे संभालेंगे। इतने बड़े देश में इतना ज़्यादा विविधता है, कैसे संभालेंगे, नहीं संभाल सकता। इसलिए उन लोगों ने हमारे देश में संघवाद की, फेडरलिज्म की शुरुआत की। क्योंकि फेडरलिज्म से फायदा ये होगा कि सरकारें को बट जाएंगी, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और तीनों को हम अलग अलग दे देंगे शक्तियां, और उससे सभी तरह के विविधता वाले क्षेत्र के लोग भी खुश हो जाएंगे और सब मिलकर एक सेंटर के अंदर, एक केंद्र सरकार के अंदर बंधे रहेंगे। ये भी लोगों को अच्छा लग जाएगा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। तो जब विभिन्न क्षेत्र में विविध प्रकार के लोग रहते हैं तो उनकी विविध सोच होगी, उनकी विविध संस्कृतियां होगी, उनके विविध क्षेत्र में विविध बातें होंगी। उन बातों के मद्देनजर अगर उनको हम कुछ शक्तियां दे देंगे, जिन शक्तियों का राज्य सरकार खुद ही चलाएंगी, उस पर केंद्र का कोई जोर नहीं रहेगा, तो क्षेत्रीय सरकार, राज्य सरकार काफी खुश रहेंगी, उस क्षेत्र के लोग भी खुश रहेंगे और उन्हें केंद्र सरकार से जुड़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसी चीज को हम देखने के लिए आए हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे तो सबसे पहले आप अपने देश को देख लोगे कि हमारे देश में क्या संघवाद है, ये भी जान लोगे। दूसरा कि हमारे देश को 70 वर्ष की आज़ादी प्राप्ति हो गई है, यानी कि 70 वर्ष हो गए हैं हमें आज़ादी पाए। तो अब हमें ये भी गौर करना है कि अब देखोगे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, सब राज्य अलग अलग हैं। संस्कृति में इतना भिन्नता है कि पूछो मत। भाषा में तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर केरला का और तमिल का भाषा आप सुनो तो आपको लगेगा जैसे कोई टिन का डब्बा जो है वो ऊपर से गिरा दिया गया हो, टन 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 करके नीचे आ गया। तो एक शब्द समझना मुश्किल है, क्योंकि वो हिंदी या अन्य किसी भाषा से मैच ही नहीं करता। एक मलयालम है जो संस्कृत भाषा से थोड़ा थोड़ा मैच करता है केरल का। तो ऐसे में इतनी विभिन्न प्रकार की संस्कृति और भाषा के बावजूद हमारे देश बिल्कुल एक है, एक छत्र में है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। आप और किसी क्षेत्र में देखोगे
कि हमारे देश में बगावत हो रहा है कि हम अलग अपना देश बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन आप देखोगे हमारे देश के साउथ के जितने भी राज्य हैं उनमें कभी कोई बगावत नहीं हुई है कि हमें तो भारत से अलग होना है। जम्मू कश्मीर में बगावत हुआ, असम में हुआ, झारखंड में हुआ, मणिपुर में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, नागालैंड में हुआ, लेकिन आप कभी भी हमारे साउथ में नहीं देखोगे इतनी संस्कृति से भरा हुआ, क्योंकि संविधान के रूप में सबको अलग अलग ताकत और शक्ति दी गई है। इस वजह से सबके सब खुश हैं हमारे साउथ के लोग। अगर किसी भी क्षेत्र में बगावत हुआ है या आवाज उठी है कि हम भारत के साथ नहीं मिलकर रहना चाहते हैं, तो उसका वजह है अज्ञानता, बेवकूफी, या बाहर की शक्तियों ने आकर के उन्हें उकसाया है। लेकिन हमारे साउथ वालों को आज तक कोई बाहर की शक्ति उकसा नहीं पाया है। वहां नहीं देखोगे कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में ये आवाज उठ रहे हों या फिर कुछ मामले सुलग रहे हों कि ये देश से अलग होंगे। तो वही कहना चाहता हूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप 4 बातों को भली भांति समझने लायक हो जाओगे। आजादी के 70 साल बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट और हमारे देश के नागरिक हैं जो ये नहीं जानते हैं कि संघवाद होता भी क्या है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग 4 बातें समझने के लायक हो जाओगे। संघवाद क्या है, दूसरा भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी क्या प्रावधान है वो भी समझ जाओगे, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है वो भी समझ जाओगे, विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्य को विशेषता मिली है, उसे विशिष्टता मिली है, वो भी समझ जाओगे। क्योंकि हमारे देश में कई राज्य हैं जिनको विशिष्टता मिली है। उस विशिष्टता को आप कह सकते हो कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, उनको ऑटोनॉमी मिला है। ऑटोनॉमी के अंदर को शुद्ध हिंदी में स्वायत्तता कहते हैं। तो स्वायत्तता मिली है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, वहाँ भी आप जमीन नहीं खरीद सकते, और जम्मू कश्मीर में भी नियम है कि वहाँ जमीन आप नहीं खरीद सकते। लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो कानून बदल चुका है, अब आप वहाँ खरीद सकते हो। लेकिन हिमाचल और अरुणाचल तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन अभी भी आप उन्हें वहाँ पर अपनी ज़मीन बाहर के राज्य वाले नहीं खरीद सकते हैं। वजह क्या है? तो वजह है कि उन्हें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दिया गया है। तो इन विशेष राज्यों को विशेष दर्जा देने वाली बात भी आप समझ जाओगे। अब आते हैं संघवाद क्या है। तो आपको पता है ना कि आप लोगों का जो आजकल एजुकेशन लगाया गया है वो एजुकेशन गजब प्रकार का आया है और बहुत अच्छी प्रकार का एजुकेशन है, जहां पे संघवाद का परिभाषा नहीं दिया जाएगा। आपको कोई न कोई कहानी सुनाई जाएगी, उस कहानी से आप समझ लो कि संघवाद क्या होता है। तो संघवाद को समझने के लिए चलिए चलते हैं रसिया। सोवियत संघ नाम था, रसिया नाम नहीं था इसका, रूस नाम नहीं था इसका नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था। 1989 में ये महाशक्ति टूटकर बिखर गया, 15 भागों में बट गया और इसमें 15 स्वतंत्र देश निकलकर सामने आए। इनमें से कुछ देश ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल भी बना लिया। जैसे अभी आप देख रहे हो यूक्रेन और रसिया का हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि हम यूरोपीय संघ में मिल जाएं, यूरोपीय फेडरेशन में ये मिलना चाहता है, जिससे कि वो अमेरिका, इंग्लैंड जैसी शक्तियों को पाकर ताकतवर बनेगा। लेकिन रूस को इस बात से डर है कि अगर यूक्रेन उसके साथ गया तो यूरोपीय संघ रसिया को बर्बाद करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस का बॉर्डर एक जगह है और यूरोपीय संघ वाले सब इसका इस्तेमाल करके और हमें बर्बाद करेगा। दरअसल यूरोप और इसका रूस का झगड़ा किस बात का है?
रूस और अमेरिका का या यूरोपीय देशों का, इंग्लैंड का, जर्मनी का झगड़ा ये है कि रसिया के पास आप देखते ही हो कितना ज़्यादा ज़मीन है। लगभग इसका, रसिया का जो क्षेत्रफल है वो 1 करोड़ 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें साइबेरिया क्षेत्र जो है वो खाद्यान्न खान है, उसमें विभिन्न प्रकार के सोने चांदी या ऑयल ये सब। तो दुनिया का, यूरोपीय कंट्री का कहना है कि तुम्हारे पास इतना जमीन क्यों है, उसमें से कुछ जमीनें हम लोगों को दे दो। इसलिए यूरोपीय संघ के देश या यूरोपियन कंट्री या अमेरिका ये हमेशा चाहता है कि रूस दे नहीं रहा है तो रूस के जो पड़ोसी देश हैं उसे अपनी तरफ मिलाकर रूस को हम किसी तरह कमजोर करें ताकि वो जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये वो चाहते हैं। यही दोनों का झगड़ा। रूस इन खतरों के कारण अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ा चुका है कि आप जानते हो कि रूस को कोई जवाब नहीं दे सकता है। तो अब आ गए हम उसी बात पर में कि संघवाद हम समझ रहे हैं। संघवाद है क्या? पहले रूस क्या था? सोवियत रूस था, लेकिन सोवियत रूस 1989 में ये नाम खत्म हो गया और इसका नाम पड़ गया रूस, अब इंग्लिश में रसिया। और इनमें से 15 देश टूटकर अलग हो गए। अब प्रश्न उठता है टूटकर क्यों अलग हुए? क्योंकि जब तक सोवियत रूस था ना, तब तक केंद्रीकरण ज्यादा था, विकेंद्रीकरण कम था। क्या था? केंद्रीकरण ज्यादा था और विकेंद्रीकरण कम था। यही वजह था कि इनके जितने भी देश थे, यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ये सारे, बेलारूस, उसके बाद और भी कंट्री सब हैं। तो ये सारे के सारे कंट्री सब इनसे नाखुश रहने लगे। क्यों? क्योंकि केंद्रीयकरण के कारण सोवियत रूस में केंद्र सरकार के पास काफी ज्यादा शक्ति थी और राज्य सरकार यानी कि ये जो इनके क्षेत्र थे जिनका मैंने नाम लिया है, उन सब के पास कम शक्तियां थी। निश्चित रूप से वहां के लोग असंतुष्ट होने लगे और असंतुष्ट होते होते लोग बगावत पर उतर गए। और जब जनता बगावत पर उतरती है तो आप क्या कर लोगे बताओ ना? आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब जनता बगावत पर उतरेगी और आप सेना को कहोगे कि इस बगावत को दबा दो, इस बगावत को नष्ट कर दो, तो सेना कहेंगे कि जिस बगावत को आप खत्म करने के लिए कह रहे हो, उस बगावत में तो हमारे बीवी बच्चे भी खड़े हैं। तो यही हुआ। और दूसरी बात, सोवियत संघ को तोड़ने में विदेशी ताकत का भी हाथ था। यूरोपीय संघ का इसमें पूरी तरीके से हाथ था। आपको तो यह पता ही है, शीत युद्ध आएगा। 12th में पढ़ना, 11th के बच्चों, आपको शीत युद्ध पढ़ाया जाएगा। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में हुआ और धीरे धीरे युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने रूस को कमजोर कर दिया। कैसे? इनके जो ये क्षेत्र थे, बेलारूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब जो क्षेत्र थे, इनके जनता के पास अधिकार कम तो था ही, उस अधिकार कम को अमेरिका या अन्य देशों के एजेंटों ने वहां के लोगों के मन में नफरत भर दी अपने ही सरकार के विरुद्ध, और फिर सारे के सारे जनता उतर गए। और इसलिए अंत में धीरे धीरे रूस जो है कमजोर पड़ रहा था, अपने इस क्षेत्रों को संभाल ही नहीं पा रहा था, बगावत को दबा ही नहीं पा रहा था, आंदोलन को बंद ही नहीं करा पा रहा था। इसीलिए उनको अंत में क्या करना पड़ा? इन क्षेत्रों को अलग करना पड़ा। तो अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा कि संघवाद है क्या। संघवाद का मतलब होता है कि एक देश के अंदर शक्तियों को विभिन्न सरकार के स्तर में बांट देना, उसे संघवाद कहते हैं। अगर सोवियत रूस में केंद्रीकरण ज्यादा था, विकेंद्रीकरण कम था। संघवाद का आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते हो कि किसी भी देश में विकेंद्रीकरण कर देना संघवाद कहलाता है।
जितना ज्यादा केंद्रीकरण होगा वो संघवाद नहीं होगा, विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो यही हुआ रूस में, वहां केंद्रीकरण ज्यादा था, विकेंद्रीकरण कम था, तो विघटन हो गया और सोवियत रूस का विघटन हो गया। उसी तरह आप और भी जगह पर जाओगे तो देखोगे, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में केंद्रीयकरण ज्यादा था तो उसका भाग बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया। उसी तरह आप चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया को भी देख लो, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया दोनों टूटकर अलग अलग हुए हैं। इसके बाद और भी कई क्षेत्र हैं अभी भी रूस के बगल में ही हैं, चेचेनिया है, इन सब क्षेत्र अभी भी वो क्या कहते हैं, अर्मेनिया है, ये अभी भी परेशान है, हालांकि इनको अलग कर दिया गया है। तो युगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया में भी आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ केंद्रीयकरण था, विकेंद्रीकरण नहीं था, तो वो लोग भी टूटकर अलग हो गए। 1947 में आप देख लो कि हमारे देश को आज़ादी मिला, और आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में आज तक किसी तरह का टूट नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद था कि 1947 में हमारा देश दो भागों में टूटकर अलग हो गया। लेकिन उस वक्त हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात नहीं कर सकते कि केंद्रीकरण ज़्यादा था, शायद इसलिए भारत पाकिस्तान दो टुकड़े में बटे, नहीं, वो तुरंत आज़ादी मिला, हमारी तो कोई सरकार भी नहीं थी, ना ही कोई संविधान था। आज़ादी मिलते ही हिंदू मुस्लिम दंगा हो गए, अंग्रेज कह गए कि ठीक है, मुस्लिम अपना राज्य अलग कर लो, हिंदू अपना अलग राज्य करो। तो इसमें हम भारत सरकार का कोई दोष नहीं देंगे। अगर इस वक्त हमारा कोई भी राज्य, चाहे उड़ीसा हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, अगर ये टूटकर, या बंगाल हो, टूटकर अलग होता है, तो हम जरूर केंद्र सरकार को दोष देंगे कि कहीं न कहीं आपने विकेंद्रीकरण नहीं रखा, राज्यों को शक्तियां प्रदान नहीं की, इसी वजह से आप आज हमारा देश का फिर से टुकड़ा हुआ। लेकिन 1947 में जो टुकड़े हुए, हम उसको केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या संघवाद के फेल्योर से हम नहीं जोड़ सकते हैं। जो कुछ भी हो, हमारा देश 1947 के बाद अखंड है और पूर्ण अस्तित्व में विद्यमान है, चल रहा है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे टापुओं का समूह है, द्वीपों का समूह है, और वहां भी कोई अलग होने की कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही चालाकी कह लो, होशियारी कह लो, या बुद्धिमानी कह लो, उसके तहत संविधान बनाया और संविधान में हमने विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कर दी। आपने देखा होगा कि कई बार तमिलनाडु और कर्नाटक की लड़ाई हो जाती है कावेरी जल विवाद पर में, कि कावेरी जल विवाद, तो उनको भी केंद्र सरकार जो है शक्तियां दोनों को दे रखा है, लेकिन फिर भी दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो कौन उसे निपटाएगा? केंद्र सरकार? नहीं, केंद्र सरकार भी नहीं निपटाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पर भी पक्षपाती होने का आरोप लग सकता है। इसलिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, वो सरकारों का भी समस्या का निपटारा करेंगे। अब प्रश्न उठता है ये कि अगर केंद्र सरकार भी गलती करने लगे कोई, तो आप देखोगे हमारे देश में विकेंद्रीकरण सिर्फ राज्यों को अलग अलग शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि जो आप सुप्रीम कोर्ट देखोगे उनको भी अधिकार दिया गया है। क्योंकि ये भी तो संविधान बनाने वक्त सोचा गया कि अगर मान लीजिए किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार या अन्य सरकारें ही गलती करने लगे तो क्या होगा? तब तो देश में अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय, जो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक को प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई भी समस्या आए तो उसे सुधारने के लिए डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। तो अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान करना भी विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है।
तो संघवाद जो है, याद रखना, अब आपको संघवाद समझ में आ गया होगा। संघवाद की अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि संघवाद की जरूरत क्यों पड़ती है। तो संघवाद की जरूरत विविधता के कारण पड़ती है। संघवाद की जरूरत विविधता के कारण पड़ती है, क्योंकि हमें विविधता में एकता चाहिए। अब एक ही जगह पर में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रहे, ये भी संभव नहीं है। हर जगह पर हर एक प्रकार के लोग बस गए हैं, तो विविधता हो गया। विभिन्न संस्कृतियों, धर्म और विचारों के लोगों को एक ही जगह पर बस जाना विविधता कहलाता है। और संस्कृति, विचार अगर अलग अलग हैं तो टकराहट संभव है। तो जब टकराहट संभव है तो उस टकराहट को दूर करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हम एकता ले आते हैं। किसमें? विविधता में। इसलिए एकता में विविधता, एकता में विविधता हर किताब में आप पढ़ते हुए आएंगे। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे देश में विविधता में एकता है, और इसी विविधता के में एकता लाकर हमने संघवाद की जरूरत को समझा। ठीक है, संघवाद की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग, संस्कृति के लोग, विचार के लोग रहते हैं। सबको एक मत होकर जीने के लिए संघवाद की जरूरत पड़ी, वरना क्या हो जाता? यहाँ संस्कृति के कारण, धर्मों के कारण टकराव उत्पन्न होता और रोज दिन रात यहाँ लड़ाइयाँ ही चलती रहती। आप नाइजीरिया में ही देख लो, वहाँ पे 3-4 प्रकार के लोग हैं और वर्षों से सब अपने अपने क्षेत्र को घेर कर और लड़ते रहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा नाइजीरिया का एक संस्था है, आतंकवादी संस्था में उनको घोषित कर रखा है यूएनओ ने, बोको हरम है। बोको हरम है, वो अपना क्षेत्र ले लिया, वो अपना ले लिया, वो अपना ले लिया, और सब कोई किसी को अपने क्षेत्र में आने नहीं दे रहे हैं। और यहीं पर सब मिल करके अगर संघवाद का निर्माण कर ले तो नाइजीरिया एक मजबूत कंट्री बन जाएगा। वरना देख लो, शक्तिहीन है। और नाइजीरिया के ज़्यादातर लोग भारत में, अन्य देशों में आप देखोगे ड्रग्स का व्यापार करते हुए, गलत कामों में रहना। अगर संघवाद हो जाए और नाइजीरिया के सभी संस्था एक होकर एक केंद्र सरकार बनाए और जो 4 क्षेत्र हैं, चारों को 4 राज्य बना दे, तो कितना अच्छे से वहां पर में सरकार को चलाई जा सकती है। तो अब आप बात को समझ रहे होंगे कि संघवाद की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। संघवाद की जरूरत पड़ती है लड़ाई झगड़े टकराव को मिटाने के लिए। अब संघवाद का मतलब तब साफ हो गया कि ये एक संस्थागत प्रणाली है। ये संस्था बनाकर ही चली जाती है और इन्हें फिर संस्थाओं में अलग अलग बांट दिया जाता है। संघवाद के वास्तविक कार्य क्या होते हैं, ये अब क्वेश्चन आएगा। संघवाद के वास्तविक कार्य होते हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा, इन सब को एक करना और वास्तविकता का जीवन जीना। संघवाद का कार्य ही यही है कि आप वास्तविकता, सच को लाओ। निश्चित रूप से कोई विशेष क्षेत्र के लोग हैं, वो विभिन्न तरह के, अलग तरह के भाषा बोल रहे हैं, उसमें उनकी गलती क्या है ये ना बताओ। अब उस भाषा को बदलकर उसे कहोगे कि आओ और हमारी भाषा को सीख कर तुम्हें जीना होगा, तो उनके अंदर में कहीं गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा। वो गुस्सा एक दिन टकराहट का रूप लेगा, फिर देश में दंगे होंगे। इसलिए सर आज तक हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है। इसलिए आज तक हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बन पाई है, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती अगर किसी पर डालोगे, उनका मन है वो हिंदी को अपना लें, लेकिन उनका मन नहीं है, और जबरदस्ती उनके मन पर में आप शक्ति का प्रयोग करके और उनको अपनी बात मनवाओगे, तो जब तक आपके पास शक्ति है तब तक तो मनवा लोगे, लेकिन सबकी शक्ति एक ना एक दिन कमजोर पड़ती है, और जब वो शक्ति एक दिन कमजोर पड़ेंगी तब क्या होगा? तब वो वहां पर में अपना सिर उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, टकराहट होगी, दंगा होगा, देश के 2 टुकड़े होंगे। ऐसा नहीं करना है हमें।
आपने जिस हिंदी भाषा को रखा है पूरे देश के लिए रखिए, लेकिन हम अपने प्रत्येक क्षेत्र के भाषाओं का भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका जैसे मन करे चले। तो संघवाद में लोगों को विश्वास मिलता है, संघवाद में लोगों को सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, संयम मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है। इसलिए संघवाद जिन जिन देशों में है उन देशों में देखोगे कोई वो देश टुकड़े के कगार पर नहीं है। हाँ, एक और बात, संघवाद होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, संघवाद होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि विकेंद्रीकरण रहना चाहिए। ये नहीं कि संघवाद में तो जी रहे हैं लेकिन बलपूर्वक जी रहे हैं, जैसे सोवियत रूस भी तो संघवाद में ही था ना, लेकिन बलपूर्वक ताकत और शक्ति से थे। वो शक्ति से वो अपने सारे क्षेत्रों को, अजरबैजान, अर्मेनिया या उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब को शक्ति और बल के कारण अपने में दबोच रखे थे, अपने में मिला रखे थे। लेकिन आप शक्ति के बल पर किसी को दबोच लोगे, अधिकार करके उस पर आधिपत्य जमा कर रखोगे, कब तक? इसीलिए संघवाद रखो तो, लेकिन संघवाद रखने के साथ साथ आपको क्या करना है? विकेंद्रीकरण कर देना है। विकेंद्रीकरण में सबको अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां मिल जाएगी। अब आते हैं, क्या भारतीय संविधान में संघवाद है? लिखना हाँ, भारतीय संविधान में संघवाद है। आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि जब भारत को आजादी मिलेगी तो आजादी मिलने के बाद हम जो भी सरकार बनाएंगे वो सरकार संघवाद से चलेगी, क्योंकि सब हमारे देश के आजादी के जितने भी क्रांतिकारी लोग और आजादी के लड़ाई लड़ने वाले नेता थे वो सब जानते थे कि अगर हमने शक्ति के प्रयोग पर में पूरे देश पर में राज करने की कोशिश की, सरकार बनाने की कोशिश की, तो आवाजें उठेंगी, आंदोलन होगा। इसीलिए हम आजादी पाते ही संघवाद की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे आजादी के सारे नेता देख लिए थे कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है और क्षेत्रीय विविधता है। इस आधार पर हम अगर संघवाद की शुरुआत करेंगे तो ये देश चिरकाल तक चलेगा और ये देश के कभी टुकड़े नहीं होंगे। इसी प्रश्न को लेकर के हमारे संविधान बनाने वक्त सभी लोगों ने ऐसा ही संघवाद वाला संविधान बनाया, लेकिन आजादी मिलने से पहले ही यहां पर विचारों में टकराव आ गई थी। जैसे मुस्लिम लीग थे और कांग्रेस थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की विचारधारा में अंतर आ गया। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम किसी भी हालत में भारत के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, हमें अलग देश बनाने का मिलना चाहिए मंजूरी। कांग्रेस कह रहे थे, या कांग्रेस कह लो या हमारे भारत के जो मुस्लिम लीग तो मुस्लिम के पक्षकार हो गए, जो हिंदू नेता थे वो हिंदू के पक्षकार ने कहा नहीं, हम तो संघवाद शुरू कर रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं हमारे साथ रहोगे, फिर आपको दिक्कत क्या है? संघवाद में तो मुस्लिम क्षेत्र है, आप मुसलमान हो, आप देखो पंजाब में भी मुसलमान रहता है, तमिलनाडु में भी मुसलमान रहता है, लेकिन तमिल के मुसलमान तमिल बोलते हैं, वो तो उर्दू नहीं बोलते। आपको पंजाबी मुसलमान पंजाबी ही बोलते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर हम संघवाद कर देंगे, फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या दिक्कत है आपको? साथ में रह लेते हैं। लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग जो है वो अपनी जिद पर अड़ गया कि आजादी के बाद मुस्लिम के लिए अलग देश बनेगा तो बनेगा, और इसी आधार पर हमारे देश का टुकड़ा हो गया। अब आते हैं शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का मतलब था कि जब संघवाद शुरू करेंगे तो हम शक्तियों को बांट देंगे। क्या करेंगे? शक्तियों को हम बांट देंगे। शक्ति को बांट करके सभी राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकार को अलग अलग शक्तियां दे देंगे, जिससे दोनों सरकारें काफी
खुश रहेंगी, तीनों सरकारें खुश रहेंगी। भारत में संविधान में दो तरह की बात मानी गई। तीसरे तरह की जो स्थानीय सरकार है उसकी भी बात मानी गई कि स्थानीय सरकार होगा वो स्थानीय लोगों की समस्या को निपटारा करने के लिए बनेगा और वो राज्य सरकार के अंदर होगी, उस पर केंद्र सरकार का कुछ नहीं चलेगा। मुख्यतः अगर बात करें तो हमारे संविधान में दो प्रकार के सरकार की बात मान ली गई, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार का ढांचा मिलकर संघवाद का निर्माण करेगा और फिर कभी कोई विवाद होगा ही नहीं। संविधान बनाने वक्त सब दोनों के अधिकार अलग अलग कर दिए गए। ये भी कहा गया कि राज्य सरकार बनेगा। अब राज्य सरकार चाहे तो स्थानीय सरकार बनाए या ना बनाए, अपने क्षेत्र को चला ले, लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि क्यों नहीं बनाएंगे हम स्थानीय सरकार, क्योंकि हम अकेले जो है वो इसको संभाल तो सकते नहीं है। हम राज्य सरकार भले ही छोटा हो लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति से तो मिल नहीं सकते हैं, मिलना मुश्किल है। इसलिए जरूरी क्या है? स्थानीय सरकार बनाना। तो उन्होंने कहा हम तो स्थानीय सरकार राज्य को बनानी पड़ेगी, बस हमारी शक्ति अलग अलग कर दो। तो ये तय हुआ कि संविधान बनाने वक्त की दो तरह की सरकारें होंगी और उसकी अलग अलग शक्तियां होगी। शक्तियों का नाम दिया गया संध सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। हाँ, संध सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये संघवाद में संविधान में लिखा गया। अब देखो, संध सूची वह सूची है जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार लिखे गए। राज्य सूची वह सूची है जिसमें राज्य सरकार की अधिकार को लिखे गए। संवर्ती सूची में उन अधिकारों को लिखा गया, उन कानूनों को लिखा गया जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलाएंगी, उनको कहा गया संवर्ती सूची। तो सबसे पहले देखते हैं कि संध सूची में क्या क्या था। संध सूची में था जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, मुद्रा और विदेश व्यापार, ये दिया गया संध सूची को। राज्य सूची में क्या क्या दिया गया? राज्य सूची में दिया गया यानी कि राज्यों के लिए कानून, जो राज्य खुद से ये अधिकार उनको दिया गया और राज्य खुद से इन कानूनों को चलाएंगे, इस पे केंद्र सरकार दखल अंदाजी नहीं करेंगे। राज्य सूची में कौन कौन से विषय थे? राज्य सूची में निम्नलिखित विषय थे: कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्तंभ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवा। एक सुना होगा यूपीएससी होता है, एक बीपीएससी होता है, तो वैसे ही प्रादेशिक लोक सेवा, हर राज्य का अपने अपने टाइप का भी आईएएस का पेपर होता है। और तीसरा हुआ संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में दोनों के लिए कानून लिखे गए कि दोनों आपसी मेल मिलाप से इन कानून को चलाएंगे। संवर्ती सूची में कौन कौन से मदे हैं? संवर्ती सूची में शिक्षा है, कृषि भूमि के अतिरिक्त कृषि अन्य संपदा का हस्तांतरण है, वन है, मजदूर संघ है और सामानों में मिलावट और गोद लेना और शादी विवाह, तलाक, इन सब के जो मुद्दे होंगे वो संवर्ती सूची में रखा गया और तीनों सूची को तब अलग अलग कर दिया गया और इस तरीके से आपका जो है वो तैयार किया गया। अब यहां पर में हम इसे रोक देंगे क्योंकि आप लोगों का पूरा चैप्टर तो हो नहीं पाएगा। याद रखना कि संध सूची में लगभग 97 कानून है जो केंद्र सरकार चलाएंगे। राज्य सूची में 66 कानून है जो राज्य सरकार चलाएंगे, ठीक है। और संवर्ती सूची में लगभग 37 कानून हैं जिन्हें दोनों मिलकर
चलाएंगे। याद रहेगा बच्चों, संघ सूची में 97 कानून है जो केंद्र सरकार चलाएंगे, राज्य सूची में 66 कानून है जो राज्य सरकारें चलाएंगे, और समवर्ती सूची में लगभग 37 कानून हैं जिन्हें दोनों मिलकर के चलाएंगे। तो इसके साथ ही हम इसको यहां पर में रोक देते हैं, और जो आपके इस चैप्टर का जो अगला पार्ट होगा वो मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज आधा चैप्टर हो पाया है, और फिर सेकंड पार्ट में हम और पूरा आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इसमें से काफ़ी सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, बीच में जाकर जो हेडिंग है, मैंने जो क्वेश्चन बताया है कि संघवाद क्या है वो बना लीजिए, संघवाद की ज़रूरत क्यों है, ये संघवाद के क्या क्या कार्य हैं, फिर समवर्ती सूची क्या है, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, इन सब पर आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस खुद बना लो और खुद आंसर लिख लो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में। और आपको ये फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट हम फिर आगे आप लोगों के लिए आपको पढ़ाएंगे, और फिर हम वीडियो बना करके भी डाल देंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गलतियों को कमेंट में बताइए। थोड़ी गलती तो हो ही जाती है, और हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ कृपया आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इसी चैप्टर यानी कि संघवाद चैप्टर के सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।